हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे दो शब्द आया, एनालिसिस और दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इन दोनों का मतलब पहले अलग अलग समझ लेते हैं। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एनालिसिस का मतलब होता है कठिन से कठिन, मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को इस तरह से प्रेजेंट करना कि वो आसानी से समझा जा सके। और दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है किसी भी कंपनी, किसी भी फर्म का बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां हम लोग क्या कर रहे हैं? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें जो भी सारे डाटा है, जो भी सारे आंकड़े हैं, उसे इस तरह से उसकी स्टडी करके उसे इस तरह से प्रेजेंट करना जिससे कि आसानी से उसका मतलब समझा जा सके। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जरिए उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन का स्टडी करना। अच्छा, इसे करते क्यों? इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? एनालिसिस जो करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं? तो ये मैंने पहले से ही लिख रखा है, इसे एक एक करके समझते हैं। पहला, टू नो अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। बिजनेस के लाभदायकता, बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी की जानकारी के लिए एनालिसिस किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। दूसरा, टू नो अबाउट सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस। बिजनेस में अपने कर्ज लौटाने की क्या क्षमता है ना, इसकी जानकारी के लिए भी एनालिसिस किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तीसरा, कंपैरेटिव स्टडी विद अदर फर्म्स। उसी तरह के बिजनेस में लगी हुई कोई और फर्म के साथ अपना कंपैरिजन करने के लिए भी एनालिसिस किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। उसके आगे, टू नो अबाउट ट्रेंड ऑफ बिजनेस। बिजनेस का ट्रेंड, कि बिजनेस किस ओर जा रहा है, बिजनेस आगे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, अच्छा कर रहा है, या दिन ब दिन बुरा होता जा रहा है, ये जो ट्रेंड है इसकी जानकारी के लिए भी एनालिसिस किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। आगे, टू फोरकास्ट फ्यूचर पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस, ऑफ फर्म या बिजनेस। ये बिजनेस जो है, जो फर्म है, इसका फ्यूचर पॉसिबिलिटी क्या है, भविष्य में क्या संभावना है, ये कितना अच्छा कर पाएगा, कितना आगे जा पाएगा, कितना बढ़ पाएगा, इसकी जानकारी के लिए भी एनालिसिस किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। उसके बाद, टू नो कैपेबिलिटी ऑफ टू पे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। बिजनेस अपना जो कर्ज लिए हुए है उस पर वो ब्याज चुकाने का या डिविडेंड पे करने का उसका क्या क्षमता है, इसकी भी जानकारी के लिए एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। उसके बाद यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट। इसके अलावा क्या है कि मैनेजमेंट के लिए ये जो भी सारे यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, अगर इसका स्टडी किया जाता है, इसका एनालिसिस किया जाता है, तो मैनेजमेंट को भी बहुत सारी जानकारियां मिलती है जो उसके लिए यूजफुल होती है, जिसके आधार पे वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले पाता है। उसके बाद हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अगर फाइनेंशियल पोजीशन बिगड़ रहा है, अच्छा नहीं है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए भी इन स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करना जरूरी होता है। उसके बाद, टू नो अबाउट वीकनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस की क्या कमजोरी है, इसकी जानकारी भी देती है ये एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस। ये भी बताती है कि बिजनेस में क्या कमजोरी है, जिससे कि मैनेजमेंट इसे ठीक कर सके, इसे सुधार सके। उसके बाद आठवां, नॉलेज अबाउट एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। ये भी बताता है कि जो मैनेजमेंट है वो कितना एफिशिएंट है, मैनेजमेंट अपना काम कितने अच्छे तरीके से कर रहा है, ये भी बताती है इन स्टेटमेंट्स के एनालिसिस। अब बात करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट के एनालिसिस है तो इसके कितने सारे टेक्निक्स हैं, ठीक है। तो भाई, पहला कंपैरेटिव स्टेटमेंट, दूसरा कॉमन साइज स्टेटमेंट, उसके बाद में तीसरा रेशियो एनालिसिस, उसके बाद चौथा कैश फ्लो स्टेटमेंट, और पांचवा फंड फ्लो स्टेटमेंट। ये सारे टेक्निक्स हैं, ठीक है। तो जिसमें से हम लोग आज अभी जो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट इसे समझेंगे, ठीक है। उसका देखे करके सारा हम लोग आगे
समझते चले जाएंगे। तो अभी हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बारे में समझेंगे। तो हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट का पहले स्पेसिमेन देख लेते हैं। अब स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट में तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें क्या क्या आता है, बैलेंस शीट भी आता है और प्रॉफिट एंड लॉस भी अकाउंट भी आता है। तो इन दोनों का जो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है, जो स्पेसिमेन है, उसे आज अभी हम लोग समझते हैं। तो पहले हम लोग प्रॉफिट एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट को समझते हैं। तो सबसे पहले क्या यहाँ पे लिखा जाएगा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो 2 साल रहेगा, 2 साल चुके जो कंपैरिजन होना है यहाँ पे, तो 2 साल का लिया जाएगा। तो 2 साल का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिस साल का लिया जाएगा उसका वो साल लिख दिया जाएगा। सपोज 2021-22 और 22-23 के बीच में कंपैरिजन हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो यहाँ पे फॉर द ईयर एंडेड 2021-22, 22-23 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। उसके कॉलम में आते हैं। तो एक पहला कॉलम पार्टिकुलर का कॉलम, इस कॉलम में जो भी इनकम और एक्सपेंस के आइटम्स आ रहे हैं उन्हें लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये नोट नंबर का कॉलम, ये कॉलम आमतौर पे खाली ही रहेगा, पर अगर कोई नोट बना है तो उस नोट का नंबर इसमें लिखा जाता है, तो ये कॉलम खाली ही रहेगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर, पिछले साल वाला जो अमाउंट का बैलेंस रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, उसे इस कॉलम में लिखा जाएगा। उसके बाद करंट ईयर, इसमें करंट ईयर वाले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो अमाउंट का बैलेंस होगा उसे लिखा जाएगा। और फिर आते हैं एब्सोल्यूट चेंज। यहाँ पे समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग, नंबरिंग कर देते हैं। ये कॉलम नंबर 1, ठीक है। ये नोट नंबर खाली रहेगा तो इसे छोड़ देते हैं, इसका नंबरिंग नहीं करते हैं। कॉलम नंबर 2 इसे बनाते हैं प्रीवियस ईयर वाले को, और कॉलम नंबर 3 करंट ईयर वाले को बनाते हैं। और कॉलम नंबर 4 जो होगा वो होगा 3-2। 3 नंबर कॉलम से 2 नंबर कॉलम का अमाउंट घटाने के बाद जो आएगा उसे इस चौथे कॉलम में लिखा जाएगा, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, 3 नंबर कॉलम के अमाउंट से 2 नंबर कॉलम के अमाउंट को घटाकर जो बैलेंस आएगा उसे चौथे कॉलम में लिखा जाएगा। पर कभी ऐसा भी हो सकता है कि 3 नंबर कॉलम से 2 नंबर कॉलम वाला अमाउंट ज्यादा है, तब नेगेटिव बैलेंस आएगा। तो फिर उससे क्या करेंगे, ब्रैकेट में दिखाएंगे, वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। जब तक 3 नंबर कॉलम का बैलेंस 2 नंबर कॉलम से ज्यादा है, वहां पे घट के जो भी आ रहा है तो वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो उससे तो ऐसे लिखेंगे। पर अगर 3 नंबर से 2 नंबर कॉलम का ज्यादा है तो वहां पे नेगेटिव आएगा, तो वो डिक्रीज हो रहा है, उससे ब्रैकेट में दिखाएंगे। और रहा ये 5 नंबर कॉलम, तो 5 नंबर कॉलम में क्या दिखाना है, परसेंटेज। यहां पे क्या कर रहे हैं, यहां पे हम लोगों ने दिखाया एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज। कितने नंबर कॉलम में, 4 नंबर कॉलम में। और 5 नंबर कॉलम में परसेंटेज चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज, उसे दिखाएंगे। तो 5 नंबर कॉलम वाला कैसे निकलेगा, क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए करना पड़ेगा कॉलम नंबर 4, ये फॉर्मूला लगेगा, हाँ लिख देगा, कॉलम नंबर 4 मल्टीप्लाई 100, कॉलम नंबर 4 मल्टीप्लाई 100। कॉलम नंबर 4 में जो भी आइटम, जो भी अमाउंट रहेगा वो मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय कॉलम नंबर 2। कॉलम नंबर 2 जो भी आएगा परसेंट, जो भी आएगा उसे इस कॉलम 5 नंबर कॉलम में दिखाया जाएगा। हर एक में क्या करेंगे, कॉलम नंबर 4 में जो आया बैलेंस उसे 100 से गुना करेंगे और डिवाइड करेंगे कॉलम नंबर 2 से, तो जो भी आएगा वो कॉलम नंबर 5 का आइटम होगा, 5 का डाटा होगा, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो ये इस तरह से होगा। अब क्या है, इसे एक एक करके समझते हैं इस तरह से कि क्या होगा। सबसे पहले क्या दिखाएंगे, अब जो आइटम है, इनकम वाले एक्सपेंस का जो आइटम है उसे कैसे और क्या दिखाएंगे। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सबसे ऊपर में, ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही दिया हुआ है तो उठाकर लिख दिया वो अमाउंट। पर अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया हुआ है तो वो किस तरह से मिलेगा हमें, तो वो मिलेगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्या आता है, सेल्स लेस रिटर्न। अगर कोई रिटर्न हुआ है, सेल्स रिटर्न हुआ है, वो घटाने के बाद जो सेल्स है, और प्लस अगर सेल ऑफ स्क्रैप है तो वो, प्लस अगर कोई ट्रेड कमीशन है तो वो, प्लस डिस्काउंट रिसीव्ड है कुछ तो वो, और फिर रिसीट फ्रॉम सर्विसेज, अगर कुछ सर्विसेज प्रोवाइड किया गया ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उससे जो रिसीट हुआ है, तो ये सारा मिलाकर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, ठीक है।
तो अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सीधा दिया तब तो वही, नहीं तो फिर ये सारा में से जो सारा आइटम मिलेगा वो मिला करके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा। ये हो गया। और फिर दूसरा होता है नंबर 2 में अदर इनकम। अदर इनकम में क्या हो सकता है, तो अगर अदर इनकम करके लिख के दिया हुआ था तो वही लिख देंगे, अगर नहीं लिखा है तो फिर वो देखेंगे क्या क्या हो सकता है अदर इनकम के अंदर में। अदर इनकम में रेंट रिसीव्ड अगर है तो, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड है तो, या प्रॉफिट एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है तो वो सारा अदर इनकम में आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 नंबर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 2 नंबर अदर इनकम, इन दोनों को टोटल करेंगे। टोटल करेंगे, ये होगा हमारा 3 नंबर, इसे ये हो गया टोटल रेवेन्यू, कुल आय, कुल आमदनी उस बिजनेस का, उस ऑर्गेनाइजेशन का। क्या कैसे, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम इन दोनों का टोटल करेंगे तो टोटल रेवेन्यू, ये होगा नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू हो गया हमारे पास में। अब उसके बाद में ये 4 नंबर में एक्सपेंस आ रहा। अब एक्सपेंस में क्या, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। अगर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ही लिख कर दिया हुआ है तब तो वही लिख देंगे, अगर नहीं लिखा तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकलेगा, तो वहां पे दिया रहेगा इंफॉर्मेशन हमारे पास, COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। ठीक है, तो उसमें क्या रहेगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। या दूसरा भी हो सकता है कि ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री करके नहीं दिया है, ठीक है, वहां चेंज इन इन्वेंट्री दिया है, तो क्या होगा, परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस चेंज इन इन्वेंट्री। ठीक है, और अगर चेंज इन इन्वेंट्री ऐसे निकालना ही है तो चेंज इन इन्वेंट्री बराबर क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, मतलब ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो वो हो गया चेंज इन इन्वेंट्री। तो इस तरह से हो गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। इसके बाद में आते हैं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस भी सीधा ही अगर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस लिखा है तब तो वो उसी तरह लिख देंगे, लेकिन अगर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस नहीं दिया तो फिर क्या सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंतर्गत जो आता है तो उसमें क्या आएगा, वेजेज आएगा, सैलरी आएगा, एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस कोई हो तो वो आएगा, ये सारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आएगा, जिससे कि इसमें यहाँ पे दिखाना है। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट, उसके बाद में डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन है तो वो दिखाया जाएगा, और फिर अदर एक्सपेंसेस। अब अदर एक्सपेंस में क्या सारा आ सकता है, तो टेलीफोन एक्सपेंस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड है, बैड डेब्ट्स है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये सारा है, तो ये सारा हमारा अदर एक्सपेंस में आएगा। इस तरह से ये सारा एक्सपेंस का टोटल हो जाएगा। ये टोटल करेंगे, ये 4 नंबर का टोटल हुआ ना, ये 4 नंबर का टोटल हो गया, ये टोटल एक्सपेंस, तो टोटल रेवेन्यू आ गया और टोटल एक्सपेंस आ गया, मतलब आय आ गया, कमाई आ गया और खर्चा टोटल आ गया। इसके बाद में निकालेंगे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना है, कमाई में से खर्चा घटाओ, तो भाई कमाई वाला कौन था, तो ये था टोटल रेवेन्यू, मतलब ये 3 नंबर। अब 3 नंबर में से ये 4 नंबर को घटाएंगे तो हमारा निकल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, और फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये हो गया 5 नंबर। फिर छठा में अगर टैक्स है तो वो लिख देंगे 6 नंबर में। ठीक है, जो भी टैक्स सवाल में दिया रहेगा वो लिख देंगे। तो अब ये लिख दिया 6 नंबर में। अब 7 नंबर में क्या होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है, तो भाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5 नंबर में है, उसमें से टैक्स घटा दो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल जाएगा। मतलब क्या करना होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के लिए 5 नंबर वाले कॉलम से 6 नंबर कॉलम घटाएंगे तो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल जाएगा। बात ये समझ में आ गया। ठीक है, हम लोगों ने कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा, उसका नमूना देखा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट का क्या स्पेसिमेन होगा, क्या फॉर्मेट होगा। अब ये है कंपैरेटिव बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो सबसे पहले कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज ऑन जो 2 साल का बैलेंस शीट के बीच में कंपैरिजन होना है वो दोनों साल लिख देंगे। सपोज 21-22 और 22-23 के बीच में हो रहा है, एज ऑन 2021-22 एंड 22-23 ये लिख दिया। पर्टिकुलर्स पहला कॉलम, दूसरा कॉलम नोट नंबर, पर्टिकुलर्स वाली कॉलम में सारा जो एसेट्स और लायबिलिटी जो सारे आइटम है बैलेंस शीट के वो दिखाया जाएगा। और फिर नोट नंबर वाला में जैसे अभी बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कंपैरेटिव स्टेटमेंट के फॉर्मेट में, उसी तरह इसमें भी अगर कोई नोट है तो वो नोट नंबर लिखा जाएगा, पर आमतौर पे ये कॉलम खाली रहेगा। ठीक है, फिर प्रीवियस ईयर का जो भी अमाउंट रहेगा बैलेंस
वो प्रीवियस ईयर वाले कॉलम में, फिर करंट ईयर वाला करंट ईयर वाले कॉलम में, फिर एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज डिक्रीज, इसे समझने के लिए फिर उसी तरह इसे कर देते हैं कॉलम नंबर 1, ये हो गया। नोट नंबर को कोई नंबर नहीं देते हैं। कॉलम नंबर 2 करते हैं प्रीवियस ईयर को, कॉलम नंबर 3 करते हैं करंट ईयर को, कॉलम नंबर 4 क्या होगा, तो भाई 3 - 2, कॉलम नंबर 3 - 2 जो आएगा 3 नंबर कॉलम से 2 नंबर कॉलम, मतलब इस कॉलम में जो बैलेंस है उससे इस कॉलम के बैलेंस को घटाने के बाद जो आएगा डिफरेंस वो इस कॉलम में, कॉलम नंबर 4 में। तो 3 नंबर वाला कॉलम वाला ज्यादा है और 2 नंबर वाला कम है तो पॉजिटिव बैलेंस आना है तो ठीक है। अगर नेगेटिव बैलेंस आता है तो उसे फिर ब्रैकेट में दिखाएंगे। समझ में आ गया? तो 4 नंबर वाले कॉलम में 3 नंबर कॉलम माइनस 2 नंबर कॉलम, जो बचेगा राशि, जो बैलेंस आएगा उसे दिखाएंगे 4 नंबर कॉलम में। और रह गया 5 नंबर कॉलम, तो 5 नंबर कॉलम को उसी तरह फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या? कॉलम नंबर 4 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय कॉलम नंबर 2 जो आएगा, कॉलम नंबर 2 जो आएगा उसे दिखाएंगे कॉलम नंबर 5 में। 4 में जो है, 4 नंबर कॉलम में जो है वो अमाउंट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय कॉलम नंबर 2, तो हमारा आ जाएगा कॉलम नंबर 5 का। ये समझ में आ गया कॉलम। अब आइटम को एक एक करके समझते हैं हम लोग। तो आइटम में क्या है, एक पहले तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज दिखाया जाएगा ऊपर में। इक्विटी एंड लायबिलिटी में क्या क्या रहेगा, शेयर होल्डर्स फंड जिसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस ये दिखाया जाएगा। फिर नॉन करंट लायबिलिटी जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस ये सब दिखाया जाएगा। फिर करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, उसके अंदर ट्रेड पेएबल, फिर जो अदर करंट लायबिलिटीज हैं कुछ तो वो दिखाया जाएगा। फिर शॉर्ट टर्म प्रोविजन है तो उसे दिखाया जाएगा। इस तरह से इधर टोटल किया जाएगा, ठीक है। और फिर आते हैं, ये तो लायबिलिटी साइड में हो गया। फिर एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स में 2 तरह के एसेट, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट, ठीक है। टेंजिबल एसेट जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर जो भी है। और इनटेंजिबल एसेट गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट ये सारा उसे इंटेंजिबल के अंतर्गत दिखाते हैं। उसके में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को दिखाया जाएगा। फिर लॉन्ग टर्म लोन और एडवांस, कोई अगर कंपनी ने दे रखा है लोन या एडवांस उसने कर रखा है किसी को तो वो सारा दिखाया जाएगा लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस हेड में। और फिर करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये सारा दिखाया जाएगा। तो ये दोनों कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ये दोनों हम लोगों ने देखा। अब इसके आगे हम लोग कुछ एक सवाल बनाकर देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो ये पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।